Good morning students, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about different criteria other than income for the development कि हम डेवलपमेंट की बात करें तो इनकम के अलावा हमारे पास और भी क्राइटेरियाज हैं, और भी जरूरी चीजें हैं, और भी डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे पास। अब हमने देखा था कि दूसरा हमने इसके बाद जो डिस्कस किया वो क्या था कि हाउ वी आर गोइंग टू चेक द डेवलपमेंट लेवल और कंपेयर द डेवलपमेंट लेवल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। किस आधार पर डेवलपमेंट लेवल को चेक कर सकते हैं, किस आधार पर डेवलपमेंट लेवल को कंपेयर कर सकते हैं अदर कंट्रीज के साथ या अदर स्टेट के साथ। तो उसमें हमने सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया क्या माना था? पर कैपिटा इनकम। सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया था हमारा पर कैपिटा इनकम। उसके बाद अगर बात करें तो हमने बाकी चीजें कंसीडर की थी जिसमें कि हेल्थ और एजुकेशन स्टेटस था, क्योंकि पर कैपिटा इनकम का हमने हमारा एग्जांपल लिया, हमारे भारत का एग्जांपल लिया। उसके अनुसार क्या था कि पर कैपिटा इनकम के अनुसार तो पंजाब और महाराष्ट्र दोनों ही स्टेट बहुत आगे थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास हमने हेल्थ और एजुकेशन की बात की तो केरला इनसे काफी आगे था। तो हमारे पास हमेशा केवल पर कैपिटा इनकम को आधार माने तो पूरी तरह से हो सकता है एक सही पिक्चर हमारे सामने प्रोसेस न करे, इसलिए हमने क्या किया, बाकी चीजों को कंसीडर करना जरूरी है। इसी प्रकार हमें अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें कि अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करना, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया है। तो वर्ल्ड बैंक कौन से क्राइटेरिया को मानता है? पर कैपिटा इनकम के आधार। जो WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी होती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, किसका आधार पर होती है? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के आधार पर होती है। लेकिन अगर हम बात करें HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, पब्लिश कौन करता है? UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये क्या करता है? पर कैपिटा इनकम के साथ साथ वर्ल्ड बैंक तो पर कैपिटा इनकम को आधार मानता है, लेकिन HDR UNDP जो जारी करता है HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, उसके अंदर एजुकेशन और हेल्थ भी शामिल की जाती हैं। एजुकेशन और हेल्थ को भी शामिल किया जाता है। अब इन चीजों को कंसीडर कैसे करें? हाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर अबाउट द हेल्थ एंड एजुकेशन? तो उसमें डिफरेंट क्राइटेरिया दे रखे हैं। वी कैन कंसीडर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ के लिए हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी कर सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंसीडर कर सकते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दोनों ही हेल्थ स्टेटस को दर्शाती है। अब इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें। व्हाट डू बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी? एट द टाइम ऑफ बर्थ ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव हाउ लॉन्ग, कि जब हमारा जन्म हुआ उस टाइम पर कितने वर्ष तक, कितनी उम्र तक हम जिंदा रह सकते हैं। एक्सपेक्टेड स्पैन ऑफ लाइफ, कितना जीवन रहेगा, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी जन्म के समय हम कितने वर्ष तक, कितनी उम्मीद है हम कितने समय तक, व्हाट स्पैन ऑफ लाइफ वी कैन कवर, कि कितना हम कवर कर सकते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। यानी जन्म जब हमारा हुआ तो कितने वर्ष तक कितना जीवन हम जी सकते हैं उम्मीद के अनुसार। अब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। इसमें किस प्रकार काउंट करेंगे? इसी डेफिनेशन अगर बात करें, द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, कि अगर हम कहीं भी डाटा कलेक्ट करें तो इसके अंदर क्या करेंगे कि 1000 बच्चे साल में पैदा हुए, उनके ऊपर कितने बच्चे ऐसे तो 1 साल का समय भी पूरा नहीं कर पाए, उससे पहले ही एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी, तो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड हाउ मेनी चिल्ड्रन डाइड बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 इन ईयर, की जो 1000 बच्चे जो हमारे पास पैदा हुए उनमें से कितने बच्चे हैं जो कि 1 साल पूरा करने से पहले जिनकी डेथ होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। तो ये हमारे पास दोनों किसको दर्शाते हैं? हेल्थ स्टेटस को दर्शाते हैं। अगर ये हमारी ज्यादा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, जीने की हमारी उम्र है उसके अनुसार ज्यादा है, इसका मतलब अच्छी स्थिति है। अगर ये लोअर है, स्थिति खराब है। अगर ये ज्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो स्थिति खराब है। यानी हमारे यहाँ 1000 बच्चे पैदा हुए, उसमें मान लो 300 400 500 मर जाए, तो यानी स्थिति खराब है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं हेल्थ स्टेटस को। अब दूसरा आता है एजुकेशन। एजुकेशन को किससे कर सकते हैं हम? एजुकेशन के लिए आपकी बुक में जो दे रखा है उस बुक के अनुसार देखो दो है। एक तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, ग्रोस एनरोलमेंट की बात करें
तो हमारे डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन, हम प्राइमरी, सेकेंडरी और देन आफ्टर ग्रेजुएशन, इसमें देखें तो कितने ऐसे एज ग्रुप में लोग हैं जिनकी टोटल संख्या कितनी है और कितने उनमें से एनरोल्ड है एजुकेशन के लिए, तो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आ जाएगी। यानी हमारे पास इस एज ग्रुप में जो कि स्कूल जाने लायक, जो हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी लेवल तक कितने बच्चे ऐसे जो स्कूल जाने की उम्र में हैं और कितने उनमें से जा रहे हैं, तो ये हमारे पास ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो आ जाएगी। दूसरा हमारे पास नेट अटेंडेंस रेशियो भी है, कुछ एक बुक में दे रखा है नेट अटेंडेंस रेशियो। अब इसमें हमने बेसिकली एलिमेंट्री एजुकेशन को लिया है। एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, उसमें अगर हम बात करें तो भारत की बात करते हैं अप टू द एज ऑफ 14, अप टू द एज ऑफ 14 कि हमारे 14 साल तक की एज ग्रुप के कितने बच्चे टोटल पॉपुलेशन में हैं जो कि स्कूल जाने की स्थिति में और कितने उनमें से जा रहे हैं। टोटल चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 14 और 7 to 14 एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू स्कूल, उससे इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये आ जाएगी नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो यानी हमारे पास टोटल संख्या बच्चों की कितनी है जो स्कूल जाने चाहिए, हु शुड अटेंड द स्कूल, कि इस एज ग्रुप में आते स्कूल जाने चाहिए, उनमें से कितने जा रहे हैं। यानी हमारे पास मान लो कि 1000 या 100 बच्चे ऐसे हैं, 100 बच्चे ऐसे हैं जो कि 7 से 14 एज ग्रुप में आते हैं जिनको स्कूल अटेंड करना चाहिए, लेकिन 80 ही कर रहे हैं, लेकिन 80 ही कर रहे हैं हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास नेट अटेंडेंस रेशियो कितनी है, 80% है। 20% हमारे पास आज भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो एजुकेशन लेवल को दर्शाता है। ये हमारे डिफरेंट क्राइटेरिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो डेवलपमेंट की बात है, इस डेवलपमेंट लेवल को आगे किस प्रकार कंटिन्यू रखा जाए, उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर जो ये तो हमारे पास अलग अलग क्राइटेरिया थे मेजरमेंट के लिए। अब हमारे पास एक और आता है हेल्थ, कि हमारी खुद की इंडिविजुअल हेल्थ को अगर मापना हो तो उसमें बहुत बार एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। अब इसके अंतर्गत अगर आपको पता करना हो कि आप क्या स्वस्थ हैं, क्या अंडरवेट तो नहीं है, अंडरनरिश तो नहीं है, क्या ओवरवेट तो नहीं है, तो इसके लिए एक क्राइटेरिया दे रखा है आपका, यू आर सपोज्ड टू टेक योर वेट इन केजी। आप अपना वेट ले लें किलोग्राम में, कितना वेट है, वेट, देन आफ्टर डिवाइड योर वेट बाय द स्क्वायर ऑफ योर हाइट इन मीटर्स। मान लो आपकी हाइट 1, 1.5 या 2 मीटर कुछ भी हो सकती है, यानी 1.5 मीटर आपकी हाइट है, 1.5 मतलब लगभग 5.5 फीट के आसपास आपकी हाइट है, उसका स्क्वायर करें और आपके वेट जो भी है उसको डिवाइड कर दें। अगर ये हमारा 18 से नीचे आता है, अगर इट इज बिलो 18 देन यू आर अंडर नरिश्ड, यानी आपको डाइट बढ़ाने की जरूरत है, आप कुपोषण के शिकार है, आप स्वस्थ नहीं है। अगर ये 25 से ऊपर आता है, अगर ये 25 से ऊपर आता है, इसका मतलब आप ओवरवेट हैं, इसका मतलब आप ओवरवेट है। ये बीएमआई कैलकुलेट करने का इंडिविजुअल हेल्थ के लिए अगर बात करें तो। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का वो कौन सा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये हमारा 8th में भी आया था, 9th में भी इससे संबंधित। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास, इट मींस द डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट एज वेल एज टू कीप द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन इन माइंड, कि हमारे भविष्य की जो जनरेशन है उसके ऊपर भी ध्यान रखें, उसकी रिसोर्स बचा के रखें और वातावरण को नुकसान भी न पहुंचाएं। आपकी बुक में एक छोटा सा कोट दे रखा है, आपको एक छोटा सा कथन दे रखा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द रिसोर्सेज फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने अपने फोरफादर से, अपने दादा परदादा से हमने कोई विरासत में ही लिया है, जो संसाधन है या अर्थ है, हमने उधार लिया हुआ हमारे बच्चों से। क्यों कहा गया ऐसा, क्यों कहा गया, उधार ली हुई चीज वापस लौटानी होती है, उधार ली हुई चीज वापस लौटानी होती है। तो इसका मतलब कि हमें जो वातावरण मिला है, हमें जो रिसोर्स संसाधन मिले हैं, हमारी जिम्मेवारी, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड दोज रिसोर्सेज और सेफ एनवायरनमेंट टू आवर फ्यूचर जनरेशन, कि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के भी रखें, एक अच्छा वातावरण उनको भी दें, उनके लिए हमें बचा के रखना है, यानी हमने उनसे उधार लिया, इसलिए कहा गया। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही तो है कि विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट और कीपिंग द रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन।
इसमें दो एग्जांपल दे रखे हैं, बाहर का दे रखा ग्राउंड वाटर का, कि हम जिस स्पीड से इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ समय के बाद हमारे पास पानी की इतनी बड़ी शॉर्टेज होगी कि हमारे पास पीने के लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा। और दूसरा, पूरे वर्ल्ड की बात करें तो हमारे पास देखा है पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल्स कि आने वाले 15-20 साल के बाद स्थिति हो सकती है अवेलेबल ना हो। दोनों ही ये हालांकि रिन्यूएबल मानते हैं ग्राउंड वाटर, क्योंकि थ्रू वाटर साइकिल इट रिन्यूड, लेकिन जिस स्पीड से हम कर रहे हैं उस स्पीड से रिन्यू नहीं हो सकता, ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। और पेट्रोलियम की बात करें तो वैसे ही नॉन रिन्यूएबल है, इसका इस्तेमाल हम जिस प्रकार कर रहे हैं उस स्पीड से तो किसी प्रकार से इसको तो लाखों साल लगते हैं वापस रिप्लेनिश होने में, और हम इसको वापस इस प्रकार इस्तेमाल करेंगे जैसे अगले दिन ही बन जाएगा। तो इसके लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। जो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है उनका इस्तेमाल ढंग से करें। और दूसरा, अगर हमारे पास रिसोर्सेज दो भी अवेलेबल हैं, अगर उनका हमारे पास रिन्यूएबल मेरे से ग्राउंड वाटर की बात करें तो हम मानते हैं वाटर साइकिल रिप्लेनिश हो जाता है, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो। किस प्रकार कर सकते हैं? मैक्सिमम यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा इस्तेमाल करें। ट्राई टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल उनका अल्टरनेटिव ढूंढने का प्रयास करें। केयरफुल यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का ध्यान से इस्तेमाल करें। वी आर नॉट सपोज्ड टू डू ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हम जरूरत से ज्यादा दोहन न करें संसाधनों का, ताकि हमारे आने वाले जनरेशन को भी सारी चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाएं। इट इज ऑल अबाउट अवर लेसन। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। We are going to proceed with the next in the next class with the first lesson of history. Thank you and have a nice day.